हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आएगा तो, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 28 नवंबर 2023 को किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? और 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये करंट के दो क्वेश्चन हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। 28 नवंबर 2023 को किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो आपका कौन सा देश हो जाएगा? इटली ने यह बैन लगा दिया है, ठीक है। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेखा सिंह को किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसे किया गया है? रेखा सिंह को किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। 28 नवंबर 2023 को किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो इटली ने लगाया है। 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? और अगला प्रश्न है हमारा, 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया गया है? ये तीनों क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। तो चलिए आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपके हो जाएंगे अनाहत सिंह। कौन हो जाएंगी? अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो यह उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने 15 क्लासेस अपलोड कर दिया है जीएस का, जिसमें से मैंने 10 से 12 क्लास को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एक एक प्रश्नों को समझाया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जबकि इधर मैं 3 से 4 क्लासेस केवल वन लाइनर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखा करिए, जो भी अपलोड किया जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ये आप मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करें, लाइक भी कर दिया करें। आप लोग भूल जाते हैं। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है कि सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? और लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? और विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? ये हमारा प्रश्न है। क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर SM सैफुद्दीन। डॉक्टर SM, एक बार मैं क्लियर करके फिर से आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर SM सैफुद्दीन, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से इसका संबंध हो जाएगा।
फिर से देख लीजिए, 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन हो जाएंगे और लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में, और विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, और भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो आंसर हम देख लेते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा हॉकी खेल से है। किससे? हॉकी खेल से हो जाएगा संबंध। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ये आपका सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। मैं आपको बता दूं, यदि मैंने अब तक जितने क्लासेस को अपलोड किया है, यदि आप उस क्लास को कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो ये तो और भी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका हौसला और बढ़ेगा। क्योंकि जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो थोड़ा कुछ भी हमें जानकारी मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो हमें मतलब याद हो रहा है, तो आपकी जो हौसला है ना वो बढ़ने लगती है। तो यह यदि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तैयारी आपने बिल्कुल नहीं की है, तो ये क्लासेस सबसे बेस्ट है। यदि आपने 1-2 साल कर लिया है तो आप यदि क्वेश्चन को जानते हैं तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो भी आप लोग ज़रूर देखिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मैं आपको मतलब पक्का बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखा करिए। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, मैं एक बार क्लियर कर लूँ फिर आपको बता रहा हूँ। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये हो जाएंगी आपकी रजिया सुल्तान। कौन हो जाएंगी? रजिया सुल्तान। ये आपकी भारत की पहली महिला शासिका हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये आपका चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, याद रहेगा रजिया सुल्तान। ये भारत के पहली महिला शासिका हैं। किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को। ध्यान रखिएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है और किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। एक एक करके हम प्रश्न को अब उसका आंसर देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। और कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है, तो रेनिन यह आपको पचाता है। किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो किसने चलाया था, बाबर ने चलाया था। तो एक एक करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ये आपका बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका रेनिन। यह जो एंजाइम है दूध प्रोटीन को पचाता है। किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो किसने चलाया था, बाबर ने। मैंने अभी बताया था ना आपको, बाबर ने चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स जरूर बनाया करें ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ करेगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है, ये हमारा प्रश्न है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित हो जाएगा। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, किस देश को, तो श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। थार
मरुस्थल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? और मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? ये हमारा प्रश्न है। तो जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को। ये जो शहर है इसको जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंजशीर और घाटी किस देश में स्थित है ये कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो याद रखिएगा, तांबा धातु का उपयोग किया था। किसका? तांबा धातु का उपयोग किया था मनुष्य ने सबसे पहली बार। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, नुआखाई त्यौहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? और वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको एक एक प्रश्न का आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नुआखाई त्यौहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहा जाता है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल के जलधारा को कहा जाता है तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहा जाता है। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक ये कौन है? तो ये हो जाएंगे R.K. नारायण। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? R.K. नारायण। R.K. नारायण। उम्मीद करते हैं जो मैं आपको लिख रहा हूँ राइटिंग मेरी अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि उतनी खूबसूरत राइटिंग नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे तो लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है। नुआखाई त्यौहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहा जाता है। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। ये आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, तो चलिए मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। मैंने लिखा था कुछ, पता नहीं कैसा है, आप लोग बताइएगा। आँखों से निकले आंसुओं को लोग बस एक आंसू समझ रहे हैं। ठीक है। आँखों से निकले आंसुओं को लोग बस एक आंसू समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये आंसू किसी की प्यार की निशानी है जो हमेशा के लिए दे गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा था तो मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे, तो मैंने एक थोड़ा सा सुना दिया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, ये हमारा प्रश्न है। तो ये हो जाएंगे मौलाना आज़ाद। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हो जाएंगे। कौन है? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका लिखा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किसके द्वारा? फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा। ध्यान नहीं आ रहा था तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद। ये आपका हो जाएगा। इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। और क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा लिखा गया था। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था तो मैंने आपको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ था तो देख के आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। विश्व साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व ओजोन दिवस। यदि आप दिवस का मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैंने स्टैटिक जीके में कराया हुआ है, अभी कल की क्लास में मैंने कराया था। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जब चेक करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। यदि प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस उसको रिविज़न करना ये बाकी रहेगा, तो बार बार करते रहिएगा। संविधान दिवस मैंने कोशिश किया 4 से 5 दिवस हैं उसको मैं यहाँ पे बता दूँ, लेकिन फुल यदि वीडियो देखना चाहते हैं केवल दिवस का तो मैंने अलग से स्टैटिक जीके में कराया हुआ है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न है हमारा। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? और एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको कोशिश करा रहा हूँ, करा दूँ, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स बनाकर केवल ऐसे छोड़ ना दें, उसका बार बार आप लोग रिवीजन जरूर करें, तभी आपको ये क्लासेस करने का कोई फ़ायदा है। वरना ऐसा नहीं है कि क्लास आप लोग कर लेते हैं और फिर रिवीजन मत करिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार रिवीजन करें तभी आपको और मतलब हमेशा याद रहेगा आपको। मैं जो ये क्लासेस कराता हूँ तो देखिए मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, तो जो पढ़ता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचा दिया जाए फ्री में, ताकि आप लोगों को भी वो जानकारी प्राप्त हो जाए। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखा था जिसका आंसर भूल गया था, तो मैंने आपको देखकर बताया। कहाँ से बताया? वो मैंने लिखा था तभी तो बताया। तो आप लोग भी नोट्स जरूर बनाया करें, रिवीजन किया करें, तब आप लोग नहीं भूलेंगे। मैं वहाँ पे भूल गया था तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग ना भूलें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बस यही कर सकते हैं कि आप लोग बार बार रिवीजन करें, तभी आप लोग नहीं भूलेंगे। उम्मीद करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ध्यान रखिएगा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसको? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही कराऊँ। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी असम में हो जाएगा। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में हो जाएगा। एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1983 में किया गया था। और अजंता की गुफा को भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा ये कहाँ पर है? आप लोग नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका मैं आंसर देखूंगा, सही होगा तो भी रिप्लाई दूँ, मतलब मिलेगा आपको, गलत होगा तो आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये हमारा प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा असम में स्थित है। कमेंट करके आपको बताना है। हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप लोग खुद बताइएगा आंसर क्या होगा। मैंने आपको 182 क्वेश्चन करा दिए और आप लोगों को फिर भी नहीं आंसर कर पाते हैं, तो क्या ही बता सकते हैं। हमारा सारा क्लासेस कराना बेकार है, या तो आप लोग देखते नहीं होंगे ये सब सारा, तो कोई बात नहीं। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग प्लीज़ इन दोनों प्रश्नों का आंसर बताइएगा। और एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा ये कहाँ पर है?
ये भी आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। ये 4 प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया वहाँ शेयर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसा लगता है, कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, और चाहे जैसा भी कमेंट हो लेकिन ज़रूर किया करें। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।